हेलो बच्चों, MBS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। इसमें पहला टॉपिक है जीव क्या है। जीवन की परिभाषा मतलब लाइफ की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम जीव की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि भाई ऐसा संगठित पदार्थ जो जनन, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट दर्शाए तो उसको हम जीव कहते हैं। दोबारा से सुनिए, कोई भी ऐसा संगठित पदार्थ जो उपापचय, स्वयं की प्रतिकृति मतलब जनन, स्वयं को संगठित करना मतलब कोशिकीय संगठन होना चाहिए, प्रतिक्रिया करना मतलब कॉन्शियसनेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी चीज़ हो तो उसके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए, उद्गमन आदि भी जोड़ सकते हैं। मतलब इन सारी चीज़ें होनी चाहिए किसी भी संगठित पदार्थ में। यदि ग्रोथ है मतलब वृद्धि है, जनन है, मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचयन हो रहा है, सेलुलर स्ट्रक्चर है मतलब कोशिकाओं से बना हुआ है, कॉन्सिक्वेंसनेस मतलब पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलताएं हैं और गति करता है, तो ऐसे संगठित पदार्थ को हम जीवन या लिविंग सजीव कह सकते हैं। अब हम जो ये चीज़ बताई हैं, वृद्धि, जनन, उपापचयन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलताएं, सेलुलर स्ट्रक्चर, गति, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन इसमें आगे दिया गया है, उनको देखने का प्रयत्न करते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं वृद्धि के बारे में। सभी जीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कर सकते हैं। इसीलिए वृद्धि को सजीवों का डेफिनेट फीचर जब अपन कहें तो विशिष्ट लक्षण नहीं मानते हैं। विशिष्ट लक्षण सिर्फ वही माना जाता है जो सिर्फ उसी का लक्षण होता है। जैसे हम विशिष्ट लक्षण की बात करें सजीव की दृष्टि से, तो ऐसा लक्षण जो सिर्फ सजीव में होता है वो सजीव का विशिष्ट लक्षण कहलाता है। तो जो वृद्धि है ये किसी भी सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में भी पाई जाती है। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार एवं संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। इसी आधार पर वृद्धि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है वृद्धि को दो भागों में बांट सकते हैं इसी आधार पर। पहली है इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरी है इसी आधार पर हम वृद्धि को
दो भागों में बांट सकते हैं। डिटरमाइन ग्रोथ मतलब पूर्व निर्धारित वृद्धि, जैसे कि एनिमल्स में होती हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ फिक्स्ड मतलब जो वृद्धि है वो फिक्स पीरियड तक होती है। जैसे कि बहुकोषी के जीव जो हैं, जैसे अपन बात करें कि इसके प्राणियों में, तो प्राणियों में कुछ फिक्स एज तक ही, कुछ फिक्स जो पीरियड है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसी तक वृद्धि होती है, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं होती है। उसको कहते हैं डिटरमाइन वृद्धि। दूसरी है इनडिटरमाइन ग्रोथ। इनडिटरमाइन ग्रोथ मतलब पूर्व निर्धारित नहीं होती है। ये वृद्धि पौधों में पाई जाती है। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है कि भाई ये कब तक होगी। जब तक जीव रहता है तब तक ये वृद्धि होती रहती है। दूसरी चीज अपन देखें, प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है वो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो अपन देखें, सोचें कि भाई एक कोशिकीय जीव वृद्धि कैसे करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो है विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं और बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रीय संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक क्रियाएं पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं होती हैं। जो उच्च कोटि के प्राणी जो होते हैं, पादपों में वृद्धि जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव है तो इसके अंदर जनन और जो वृद्धि है वो आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन जो जैसे बहुकोशिकीय जंतु हैं या जीव हैं या फिर प्लांट हैं, तो उनके अंदर ये जो वृद्धि और जनन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। कि जीव के भार में वृद्धि हो रही है तो वो भी क्या है, वृद्धि ही मानी जाती है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई जो पर्वत हैं वो गोलाश्म रेत के टीलों की वृद्धि करते हैं। किसकी वृद्धि करते हैं? गोलाश्म और रेत के टीलों की वृद्धि करते हैं। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीव का विशिष्ट गुण नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि विशिष्ट लक्षण वो होता है जो सिर्फ उसी का हो। यहाँ पर हम सजीव और निर्जीव की तुलना कर रहे हैं, तो वही जीव सजीव का विशिष्ट लक्षण माना जाएगा जो सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये तो सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जा रहा है, तो ये विशिष्ट लक्षण नहीं होता है, ये सामान्य लक्षण है। सजीवों का मान सकते हैं, एक विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचन करने की यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र की लक्षण है। ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, सामान्य लक्षण है, उसके अंदर होता है। दूसरा है अपना रिप्रोडक्शन मतलब जनन। इस प्रकार जनन भी जीव का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है कि भाई जो एक कोशिकीय जीव हैं वो क्या करते हैं, जनन और वृद्धि दोनों सेम ही होती है, उसमें पारस्परिक जुड़ी हुई होती है। बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है कि भाई
इसके अंदर 2 जीव भाग लेते हैं और युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मकों का निर्माण होने के बाद युग्मनज बनता है, मतलब इसमें निषेचन भी पाया जाता है। और इसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, मतलब विभिन्नताएं आती हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, जैसे पादप करते हैं और फंजाई करती है, एल्गी करती है, ब्रायोफाइटा करता है। ये सारे के सारे जीव जो हैं अलैंगिक जनन भी करते हैं। तो निर्विवादित रूप से हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? लैंगिक जनन की। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, जैसे कि फंजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती हैं और सरलता से फैल जाती है। क्या करती है? अलैंगिक जनन के द्वारा बीजाणु का निर्माण करती है, और वो बीजाणु जो हैं मतलब नए जीव का निर्माण करते हैं और सरलता से अपनी संख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। निम्न कोटि के जीवों में जीव जैसे यीस्ट हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन और यीस्ट, इसके जो एग्जाम्पल है यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन के, ये आपको दिखाए गए हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में, आप पढ़ोगे इनको। प्लेनेरिया चपटाक्रमी में वास्तविक पुनर्जनन होता है। वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंड, इसके जितने भी खंड कर दीजिए, एक खंड जीव में अपने जीव के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। मतलब इसको क्या कर दिया जाए, कोई जीव है, प्लेनेरिया है, उस प्लेनेरिया लगभग देखा जाए तो इस प्रकार का जीव होता है। उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। इसको 2 पार्टों में काट दिया जाए तो ये वाला पोर्शन भी पीछे वाले पोर्शन का, ये वाला पोर्शन इस आगे वाले पोर्शन का निर्माण कर लेते हैं। लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मौस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। फंजाई होती है जो तंतुमय शैवाल होती है, मौस का जो प्रथम तंतु होता है जो विखंडन विधि के द्वारा गुणन करते हैं, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जब हम एक कोशिक जीव जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एक कोशिकीय शैवाल को एल्गी कहते हैं, अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है कि भाई इनके बारे में बात करते हैं तो जनन जो है वृद्धि के पर्यायवाची, क्योंकि वृद्धि और जनन इसमें दोनों में एक ही होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिका जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खेसर, खच्चर, बंदे कामगार मधुमक्खी, अनउर्वर मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है, क्योंकि भाई सभी के अंदर होना चाहिए। यह भी इसके अंदर विशिष्ट लक्षण में शर्त होती है कि वो सजीव का लक्षण है तो सभी सजीव में होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ सजीवों में तो हो रहा है लेकिन निर्जीवों में हो रहा है। पहले अपन ने ये बात बताई थी कि भाई सजीवों में होता है, सजीव में ही होता है, लेकिन निर्जीव में नहीं होता, तो वो क्या है, सजीव का विशिष्ट लक्षण है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि विशिष्ट लक्षण वो तभी हो सकता है जब वो सभी सजीवों में होना चाहिए, तो वो क्या है, विशिष्ट लक्षण माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीव का जो नेक्स्ट लक्षण है वो है मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचयन। जीव का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं, ये अपने को पता ही है।
ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवर्त जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण होता रहता है। मतलब इसका निर्माण होता रहता है किसका? पदार्थ का। और पदार्थ मतलब छोटे अणुओं से बड़े अणुओं में और बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में बदलते रहते हैं। और छोटे अणु को बड़े अणुओं में चेंज होना और बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में चेंज होना एक तरीके से मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म की परिभाषा हम मूल रूप से ऐसे दे सकते हैं कि किसी भी सजीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को मेटाबॉलिज्म या उपापचयन कहते हैं। ठीक है, मतलब अपने शरीर में, मतलब अपन एक मनुष्य का एग्जाम्पल लें तो मनुष्य के शरीर में जितने भी टोटल लाखों जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन सभी अभिक्रियाओं का जो टोटल होता है वो क्या कहलाता है? उपापचयन। किसी भी जीव को अपन ले सकते हैं कि किसी भी जीव के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को उपापचयन कहते हैं। अब उपापचयन दो प्रकार का होता है, उपचयन, अपचयन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले इसमें देखते हैं आगे। अनवर्त जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण होते रहते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिकीय हो या एक कोशिकीय हो, में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। साथ साथ चलती रहती हैं। सभी जीवों, सभी प्राणियों, कवकों, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। चाहे जीव एक कोशिकीय हो या चाहे जीव बहुकोशिकीय हो, सभी के अंदर उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर में होने, इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, देखो देख रखा है, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। मतलब उनका जो टोटल योग हो रहा है, सभी की रासायनिक क्रियाएं हैं, वो क्या है? उपापचयी क्रियाएं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। यही बात साफ साफ लिखा हुआ है इस बुक में कि सजीवों के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं, परंतु किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। जो अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लैब में दो केमिकलों को मिला रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, उस अभिक्रिया को हम उपापचयी क्रिया नहीं कह सकते। शरीर के बाहर होने, नेक्स्ट देखो, शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकते हैं। जीव के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव हैं और न ही निर्जीव हैं। ठीक है, तो ये उपापचयी क्रियाएं किसी कोशिका के अंदर हो सकती हैं, एक अकेली कोशिका में। पूरे जीव की जरूरत नहीं है, लेकिन जीव की एक कोशिका भी है तो वो सजीव के अंदर ही हो रही है, क्योंकि जीव की इकाई क्या है? कोशिका है। लेकिन उसको भी हम उपापचयी क्रियाएं नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर में और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। कोई दूसरी कोशिका है जो कोई अलग रासायनिक अभिक्रिया कर रही है, तो टोटल योग वहाँ नहीं बैठता है। इस वजह से शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव हैं, क्योंकि वो जीव के अंदर नहीं हो रही है, और न ही निर्जीव है। अतः उपापचयी क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, क्योंकि आपने साफ साफ कह दिया कि किसी सजीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग क्या कहलाता है? उपापचयी या उपापचयन कहलाता है। तो जो बाहर हो रही हैं उनको हम उपापचय के अंदर नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये एक निर्विवाद विशिष्ट गुण है किसका? जीवों का, मतलब सजीवों का विशिष्ट गुण मान सकते हैं, क्योंकि ये सभी सजीवों में हो रहा है। और साथ में ये जो है सजीव के शरीर से बाहर जाते ही इसको हम मेटाबॉलिज्म या उपापचयन नहीं मानते हैं। तो ये एक विशिष्ट लक्षण है सजीव का। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्शियसनेस, मतलब पर्यावरण के प्रति जो संवेदनाएं हैं उनको महसूस करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों
जो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक हो सकती है। उद्दीपन क्या होते हैं? आपके जैविक हो सकते हैं ये प्रति संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया करना। कोई भी आपके पास जो पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहा है, जो आपके आसपास पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो जैविक हो, वो क्या है? उद्दीपन है। वो उद्दीपन जो है, उन उद्दीपनों के प्रति जीव के द्वारा प्रति संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया करना, कॉन्शियसनेस या संवेदनशीलता कहलाता है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रति संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। हमारे संवेदी अंग कौन कौन से हैं? जैसे कान है, हम सुन सकते हैं। नोज़ है, हम सूंघ सकते हैं। जीभ है, इससे स्वाद ले सकते हैं। आँख है, इनसे देख सकते हैं। त्वचा है, इनसे महसूस कर सकते हैं। ये हमारे संवेदी अंग हैं। पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिल यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप इसलिए सभी पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजननों के जनन को प्रभावित करता है। जो टेम्परेचर है, जो मौसम है, वो सभी जितने भी जीव हैं उन सब के जनन को प्रभावित करता है। तो ये भी एक संवेदनशीलता ही है। पादप तथा प्राणी दोनों के दीप्तकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं को अवगत अथवा स्वचेतन है। मानव ही एक ऐसा जीव है जो क्या करता है? स्वयं से अवगत रहता है और स्वचेतन रहता है। मतलब इसमें सोचने की क्षमताएं होती हैं। इसलिए चेतना जीव को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीव को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय एवं फुफ्फुस को चालू करने के लिए मशीन लगाई होती है। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है। रोगी की स्वचेतना नहीं होती है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्याय में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। हाँ बिल्कुल, जैविक उच्च स्तरीय अध्ययन में देखें तो जीव विज्ञान जो है पृथ्वी पर जो जैव विकास हो रहा है, जो पहले से स्टार्ट हुआ, जो विकास होता हुआ आ रहा है, उसकी कथा है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद ये बन गई, उसके बाद ये बन गई, उसके बाद आज हमें ये बन गई। प्रत्येक जीव के बारे में जो विकास होता हुआ उसकी कथा है, डिटेल है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं हैं, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक क्रियाओं के कारण हैं। इसी प्रकार कोशिकीय अंगों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र हैं, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान
पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत, भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबद्ध हैं, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं।